अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहीद अरशद शरीफ साहब की आज तीसरी बरसी है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क की मईशत की क्या हालत है, हुकूमत की जानिब से क्या दावे किए जा रहे थे, जमीनी हकायक क्या हैं, इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सोहेल आफरीदी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे, वहां पे उन्होंने एक बात की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बात थी उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अरशद शरीफ साहब के हवाले से, मैंने गालिबन 2017 में बीबीसी के लिए एक स्टोरी की थी शरीफ खानदान के फ्लैट्स के हवाले से। उसके बाद मेरा अरशद शरीफ साहब से राब्ता हुआ था। उस दौर में उन्होंने मुझसे टेलीफोन पे राब्ता किया, उनकी टीम ने भी मुझसे राब्ता किया और मेरी स्टोरी को उन्होंने कवर भी किया था अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद गाय बागाए कभी कभी मेरा उनसे टेलीफोन के ऊपर राब्ता रहता था, लेकिन मेरी कभी उनसे बिल मुशाफा मुलाकात नहीं हुई। मेरी अरशद शरीफ साहब से पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब खान साहब ने कुछ सहाफियों को साइफर दिखाने के लिए बुलाया था और उन सहाफियों में मैं भी शामिल था, अरशद शरीफ साहब भी शामिल थे। और वहां पे वजीर आजम हाउस में जो खान साहब की हुकूमत के आखिरी चंद रोज थे, उधर मेरी अरशद शरीफ साहब से पहली दफा मुलाकात हुई। काफी वहां पे भी बातें वगैरह होती रही, लेकिन वहां पे क्या कुछ हुआ उसकी तफसील पे भी मैं आता हूं। लेकिन आज 3 बरस हो चुके हैं अरशद शरीफ साहब की शहादत को। कीनिया में भी तहकीकात होती रही, पाकिस्तान के अंदर भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि इस सारे मामले के अंदर क्या हुआ। किसी को पकड़ा नहीं जा सका, तहकीकात उस तरह आगे नहीं बढ़ सकी। अभी भी अरशद शरीफ साहब की जो फैमिली है वो इंसाफ की तलबगार है। कीनिया के अंदर भी एक मुकदमा चला, वहां का जो एक सहाफी है उसने बहुत सारी चीजों को रिपोर्ट भी किया कि कैसे वहां की इन्वेस्टिगेशन में कुछ फ्लॉज थे, कीनियन पुलिस का क्या किरदार था। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के ऊपर बहस होती रही। कुछ चीजें मैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से शेयर करना चाहता हूं, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी जात के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी उनसे पहली दफा जो बिल मुशाफा मुलाकात है, वैसे तो काफी अरसे से, काफी सालों से मेरा उनसे राब्ता था, पर जो मुलाकात हुई वो पीएम हाउस में हुई जब इमरान खान साहब की हुकूमत का बस खात्मा होने वाला था। और उस दिन हम वहां पे साइफर देखने गए। जब हम साइफर देखने गए तो वो भी एक लंबी स्टोरी है कि पहले कहा गया कि 2:30 बजे आपको साइफर दिखाया जाएगा, लेकिन वहां पे फिर कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात आ गई, साइफर नहीं दिखाया गया। और 2-3 घंटे वेट कराने के बाद सहाफियों को यह बताया गया कि जी आपको साइफर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि अगर आपको साइफर दिखाएंगे तो वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा एक वफाकी वजीर जिसने ये साइफर देखा हुआ है वो इस पे आपको ब्रीफिंग दे सकेगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने हमें यह बताया है। और जिस वक्त हम सारे सहाफी वहां पे बैठे हुए थे और उस दौर की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत वहां पे आई, 1-2 घंटे वो खान साहब के साथ वहां पे बैठे रहे, ये सारी चीजें डिस्कस होती रही, जिसमें शायद ये कहा गया कि सहाफियों को ये साइफर ना दिखाया जाए। फिर वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया। और उसी दिन जब हम पीएम हाउस के अंदर ही बैठे हुए थे तो अचानक खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मामला टेकअप कर लिया और उसकी भी एक अलग स्टोरी है। पर एनीवे, जब वो साइफर दिखाने वाली बात चल रही थी तो हम 2-3 घंटे वहां पे वेट करते रहे। वहां पे मेरी अरशद साहब से भी बात हुई, दीगर सहाफी भी थे। फिर खान साहब ने कहा कि जी अब आ जाएं, उनके जो टीम थी उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, अब आपको साइफर दिखाया जाएगा, हम उस तरफ चलते हैं। जब वहां पे पहुंचे तो सारे सहाफियों की कोशिश ये होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट बंदा हो उसके करीब बैठा जाए और रूम के अंदर जाके अगली सीट ले ली जाए। ये हर जगह पे सहाफियों की कोशिश होती है, क्योंकि बेहतर तरीके से वो नोट्स ले सकते हैं, बेहतर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरह से आप इसको प्रोफेशनल नीड भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे जाती तौर पे थोड़ी सी शर्म आती है कि मैं जाके सबसे आगे बैठ जाऊं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आराम से जरा चुप करके पीछे से आखिर में आऊं तो कोई मसला नहीं है। उसी कमरे में होंगे, कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी अगर 4 सीटें पीछे बैठ जाएंगे। तो मैं जब खान साहब अंदर गए, साथ उनके 2 वफाकी वुज़रा भी थे, सहाफी अंदर गए, सारे लोग कुर्सियों पे बैठ गए। जब सारे कुर्सियों पे बैठ गए तो एक कुर्सी खाली थी जो सामने खान साहब बैठे थे, और ये कुर्सी बिल्कुल खान साहब के ऑपोजिट थी, लेकिन उनसे काफी फासले पे थी। और साथ उनके इस कुर्सी पे, साथ वाली कुर्सी पे असद उमर साहब बैठे हुए थे। तो मैं उस कुर्सी पे जब आके बैठा, तकरीबन सबसे आखिर में ही बैठा, तो मैंने अपने पीछे देखा कि अरशद शरीफ साहब मेरे से भी पीछे आ रहे थे। तो वो बड़े मतलब इस हवाले से रख रखाव वाले थे कि बड़ा वो जिसे कहते हैं ना बुर्दबारी से, बड़ा जेंटलमैन किस्म का आदमी, तो वो मेरे से भी पीछे थे। जब मैंने उनको देखा तो मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया। मैंने कहा अरशद भाई आप इधर मेरी सीट पे आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं मैं इधर ठीक हूं। जब ये बात हो रही थी तो सामने खान साहब बैठे थे, तो खान साहब ने जब ये सुना उन्होंने कहा नहीं अरशद की कुर्सी मेरे साथ लगाओ, अरशद इधर मेरे साथ बैठेगा।
अब उतनी देर में मैं भी खड़ा हुआ था, मैं भी सुन रहा था और मेरी तवज्जो भी उस गुफ्तगू की तरफ थी जो खान साहब कर रहे थे, और क्योंकि मैं भी अरशद शरीफ साहब से बात कर रहा था, तो वो कुर्सी मंगवाई गई और कुर्सी खान साहब ने अपने साथ इधर लगवाई, और खान साहब ने अरशद शरीफ साहब के जो ये थाए होता है, जिसको आप कह सकते हैं टांग के ऊपर हाथ रख के ऐसे कहा कि भाई इधर बैठो, तुमने तो सर के ऊपर कफन बांधा हुआ है। इस तरह की खान साहब ने वहां पे बात की कि तुम तो बड़े खतरों के साथ खेल रहे हो, इस किस्म की खान साहब ने उनसे बात की। और फिर वहां पे वो गुफ्तगू शुरू हो गई, वहां पे बातचीत होती रही, वो साइफर नहीं दिखाया गया हमें, उसके ऊपर असद उमर साहब ने ब्रीफिंग दी। असद उमर साहब ने बताया कि जी ये साइफर है, मेरे पास है, लेकिन इसके ऊपर हम आपको ब्रीफिंग देंगे। वहां पे परवेज खटक साहब भी थोड़ी देर के लिए आए, शहबाज गिल साहब भी वहां पे आए, उसके अलावा वहां पे गालिबन बाबर एवान साहब भी थे, फरख हबीब साहब भी थे। तो काफी खान साहब के जो करीबी लोग थे वो वहां पे मौजूद थे। सहाफियों में भी दीगर लोग थे, सीनियर सहाफी और भी बहुत सारे सहाफी थे। लेकिन सिंस अरशद शरीफ साहब की बात हो रही है तो मुझे उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। अगेन जब वहां से उठ के जाने लगे तो खान साहब ने फिर सबसे बात की, अरशद साहब ने एक आधी बात उनसे की, पर फिर वही उन्होंने आगे घुसने की कोशिश नहीं की कि मैं सबसे आगे निकलूं, खान साहब से बात करूं। बड़े ग्रेसफुली उन्होंने वॉक करते हुए आए। फिर उनसे अगली मेरी मुलाकात हुई जब खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया। फिर वो उसके चंद दिनों के बाद वो जो सारा मामला हुआ वो आपको पता है, और आखिरी दिन भी कुछ सहाफी गए खान साहब से मिलने पीएम हाउस, और खान साहब वहां से निकल गए। उसके बाद वो बनी गाला शिफ्ट हो गए। फिर हम बनी गाला गए तो बनी गाला में 2-3 दफा जब सहाफियों को बुलाया गया तो वहां पे भी मेरी अरशद शरीफ साहब से बात हुई। अगेन मैंने उनको एक बड़ा थारो जेंटलमैन पाया, वो बड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा करते थे, बड़ी ग्रेस का मुजाहरा करते थे, और वो होता है कि हर चीज में घुसना, हर चीज में क्वेश्चन करना नहीं, वो चुप करके बैठे रहते थे। एक आधा कोई अच्छा कोई मानी किस्म का क्वेश्चन हो तो उन्होंने करना है, बाकी वो होती ना कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ईगरनेस, वो उस तरह की शो नहीं करते थे। तो उसके बाद 2-3 दफा मेरा फिर उनसे टेलीफोन पे राब्ता हुआ। कुछ उनकी ट्वीट्स के ऊपर उस दिन हमने वहां पे गुफ्तगू की, वो किसके हवाले से ट्वीट्स कर रहे थे, किसको कौन सा क्या कह रहे थे, वो सारी बातें वहां पे हुई, और उस पर काफी जो है वो हंसी मजाक भी होता रहा। और उसके बाद फिर उनका वो नंबर बंद हो गया, और फिर एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे शेयर की जो लंदन की तस्वीर थी। तो मैंने समझा कि वो लंदन चले गए हैं, ऑल्दो कि वो लंदन नहीं गए थे। उन्होंने अपना वो नंबर वगैरह भी बंद कर दिया, उनका जो नया नंबर था वो भी मेरे पास आ गया, पर मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए कि अब उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया। उनको सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल थे, मुझे कुछ दीगर लोगों ने भी बताया। तो फिर मेरे ख्याल में जरूरी नहीं था कि उनसे कांटेक्ट किया जाए या उनकी सिक्योरिटी को जेपरडाइज किया जाए। तो वो फिर मैंने उनको ट्विटर के ऊपर मैसेज किया जब वो तस्वीर देखी कि अगर आप लंदन में हैं तो मेरे लायक कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा, कोई इफ यू मतलब कोई अगर जो है कोई कुछ भी अगर मैं कर सकता हूं। तो इतनी सी मेरी उनसे बात हुई। उसके बाद मैंने दोबारा उनसे उस तरह राब्ता करने की कोशिश नहीं की। उनका मेरे पास नंबर आ गया, मुझे पता चला कि ये नंबर है, अब वो इधर हैं, अब वो उधर हैं, इधर से उनको निकाल दिया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था, ये गालिबन शायद उनके बहुत ही करीबी लोगों को पता था कि वो कीनिया में चले गए। और फिर उसके बाद इस किस्म की जो खबर आई, और वो इंतहाई अफसोसनाक खबर थी, और किसी को यकीन नहीं आया कि ये कैसी खबर है और कैसे ये हो गया। और उसके बाद फिर वो अब सब हमारी तारीख का हिस्सा है। अब ये कब ये राज खुलेगा कि क्या हुआ, वहां पे किसने इसमें किरदार अदा किया, कौन से नासिर इसमें मुलविस थे, कोई गैर मुल्की इसमें किरदार था, क्या चीजें थी। फिर यहाँ पे आपको पता है उस जमाने में एक बड़ी हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिस दिन अरशद शरीफ साहब का जनाजा था। DGISI और DGISPR साहब थे जो उस वक्त के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सारी चीजों का जिक्र किया कि अरशद साहब वापस आना चाहते थे। ये उनकी फैमिली ने भी मुझे बताया, उनकी अहलिया से भी मेरी जब बात हुई तो उन्होंने ये मुझे बताया कि अरशद साहब वापस आ रहे थे। उनके बच्चों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि अरशद साहब काफी जो है वो पुरजोश थे, वो वापस आना चाहते थे। कोई मामलात जो है ऐसे थे, एक अदारे को तो उन्होंने छोड़ दिया था, दूसरे अदारे के अंदर उनकी नौकरी की बात हो रही थी। उस जमाने में बोल टीवी के अंदर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी सामने आया था। लेकिन अभी भी जो उनका इदारा था ARY, वो इदारा अभी भी उनकी फैमिली के साथ मुंसलिक है। उस इदारे के ऊपर तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है, मालकान के ऊपर भी तनकीद बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उनकी फैमिली को, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि जो कुछ अरशद शरीफ साहब को मिलता था, अभी भी अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं, जो दोनों उनकी फैमिलीज हैं, दोनों जो उनकी जोजा हैं और बच्चे हैं, उन सब को लुक आफ्टर किया जाता है। और उसमें उनकी जो वालदा हैं उनको भी लुक आफ्टर किया जाता है इदारे की जानिब से। लेकिन ये इतना बड़ा लॉस है उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, फिर पाकिस्तान की सहाफती बरादरी के लिए,
کہ اس کو پر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنا ایک ہائی پروفائل جرنلسٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سراغ شاید کینیا سے ملے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر پاکستان میں بھی بحث ہونی چاہیے۔ ارشد شریف صاحب پہ جب مقدمے بنے تو اس وقت پی ڈی ایم کی یہاں پہ حکومت تھی، اور ان کے اوپر سندھ میں بھی مقدمہ بنا، ان کے اوپر ادھر بھی مقدمہ بنا، ادھر بھی مقدمہ بنا۔ اس وقت کون سے لوگ اقتدار میں تھے، کس کی حکومت تھی، کون وزیر داخلہ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھیں جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب پھر ملک سے گئے، اور پھر وہ پہلے دبئی گئے، پھر وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، ادھر ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دباؤ پڑا، اور ان کے قریبی جو انتہائی قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، اور ارشد شریف صاحب جیسا ایک انتہائی نفیس، ایک انتہائی اچھا انسان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک اوورآل میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا، جرنلزم کا نقصان تو ہے ہی، لیکن جتنا نقصان ان کے خاندان کا ہوا ہے، ان کے بچوں کا ہوا ہے، اس کو شاید ہی کوئی پورا کر سکے۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو انصاف ملے گا۔ اچھا جی، آج سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے۔ اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے جناب کہ ہمارے آرڈر کے اوپر اسی طرح منوعن عمل درآمد کیا جائے جیسا ہم نے پہلے آرڈر دیا تھا، اور یہ ملاقاتیں کروائی جائیں۔ اب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ ساری بحث تو چلتی رہے گی۔ آج جب سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پہ جو انہوں نے بات کی وہ ایسی بات ہے کہ جو ساری چیزوں کا، سارے حالات کا اس وقت نچوڑ ہے۔ ان سے صحافیوں نے کوشچن کیا کہ بھائی آپ کی کابینہ کب فائنل ہوگی، کب کابینہ بنے گی، کابینہ نہیں بنے گی تو نظام کیسے چلے گا؟ تو آگے سے سہیل آفریدی صاحب نے جو کہا، میرے خیال میں یہ جملہ یاد رکھا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں ادھر نظام چلانے نہیں آیا، میں یہاں پہ نظام بدلنے آیا ہوں، کیونکہ میرے لیڈر نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے یہ نظام بدلنا ہے۔ اب یہ وہ فرق ہے، پہلے علی امین صاحب نے خان صاحب سے بہترین قسم کی وفاداری نبھائی، خان صاحب کے وہ ساتھ کھڑے رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ نظام کو بھی چلاتے رہے، اور وہ کچھ چیزوں کے اوپر ان کی کوشش تھی کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہو جائیں، وفاق کے ساتھ چیزیں اچھے طریقے سے آگے چلتی رہیں۔ وہ وفاقی وزراء سے بھی مل لیتے تھے، وہ وزیر اعظم سے بھی مل لیتے تھے، وہ اجلاس میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن جو سہیل آفریدی نے آج بات کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں یہاں پہ نظام چلانے نہیں آیا، آپ صحافی نظام کی فکر کر رہے ہوں گے، میں یہاں پہ نظام بدلنے آیا ہوں، تو میری جو کابینہ ہے وہ عمران خان صاحب فائنل کریں گے اور اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نظام چلانے نہیں آیا، میں نظام بدلنے آیا ہوں۔ دوسری جانب وہ ایک گرینڈ جرگہ بھی کر رہے ہیں قبائلی علاقوں میں، وہ آپ کو پتا ہے قبائلی علاقے سے ان کا تعلق ہے، غالباً شاید وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جن کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، قبائلی لوگ بڑے خوش ہیں، جرگہ وہاں پہ بیٹھ رہا ہے، وہاں پہ مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، مکمل ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی وہاں پہ قبائل ہیں، ڈفرینٹ قبائل، سب نے ان کی حمایت کا ایک طرح سے اعادہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے اعلانات بھی کیے ہیں، اور اب ایک بڑا گرینڈ پیس جرگہ وہ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وہاں پہ بھرپور تیاری ہو رہی ہے قبائلی علاقوں میں۔ اچھا جی، سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ پنجاب کی حکومت کو باضابطہ طور پہ خط لکھ دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب سے جو آٹا اور گندم کو خیبر پختونخوا آنے سے روکا جا رہا ہے یہ آئین کے منافی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی بین الصوبائی ترسیل کی بندش سے خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے۔ پنجاب سے ترسیل میں رکاوٹوں کے باعث خیبر پختونخوا میں آٹے کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 151/1 کے تحت صوبوں کے درمیان آزادانہ تجارت وفاقی ضمانت ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم روکنے کا عمل وفاقی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کے اصولوں کے منافی ہے۔ خط میں خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب سے گندم اور آٹے کی آزادانہ ترسیل کے لیے تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس میں آئین کے اس آرٹیکل کا ذکر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کے درمیان تجارت ہو سکتی ہے، آپ اس کو ایسے نہیں روک سکتے۔ آپ خیبر پختونخوا بار بار یہ گلا شکوہ کر رہا ہے، بار بار وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ پنجاب سے گندم کو اور آٹے کو خیبر پختونخوا آنے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے کسان گندم لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان سے گندم نہیں خرید رہا تھا، تو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم ان سے گندم خرید لیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اس قسم کی پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہاں پہ جا کے گندم نہیں بیچی جا سکتی، جس کے اوپر اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے باضابطہ طور پہ پنجاب حکومت کو آفیشیل لیٹر لکھ دیا ہے۔ اچھا جی، وہ جو امپیریل کالج پاکستان میں آنا تھا نواز شریف IT سٹی میں، جس کی خبریں
पंजाब की हुकूमत देती रही। उसके हवाले से अब भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान हैज एग ऑन फेस एज इंपीरियल कॉलेज लंदन बस्ट लाहौर कैंपस क्लेम्स। उन्होंने बस्ट कर दिया जी इस क्लेम को। ये इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा है, हजीमत का सामना करना पड़ा है। द प्रिंट अगेन वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज लाइड इंपीरियल कॉलेज लंदन इज नॉट ओपनिंग ए कैंपस इन लाहौर। अब ये भारतीय मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ये ऐलान कर दिया गया ये इंपीरियल कॉलेज है, ये कोई जो है कोई निसार कोई मेमोरियल कॉलेज नहीं है, कोई इस किस्म का कॉलेज नहीं है, ये इंपीरियल कॉलेज लंदन है। उसका कैंपस अगर पंजाब में खुल रहा था नवाज शरीफ आईटी सिटी में, कोई पहले उसके ऊपर कोई मुआहदा हुआ होगा, कोई पेशरफ्त हुई होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, कैसे ये ऐलान किया गया। और उसके बाद अब ARY भी रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस हवाले से अपनी ट्वीट भी डिलीट कर दी है। तो समझ नहीं आती कि सुबह कैसे चलाया जा रहा है, किस तरीके की ये गवर्नेंस है कि इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया, मरियम बीबी उसको रीट्वीट कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इंपीरियल कॉलेज ने उसको डिनाई कर दिया। अच्छा जी, मुल्की मईशत के हवाले से हफीज पाशा साहब ने कहा है कि सरमायाकारी का लेवल हद से ज्यादा गिर चुका है। सनती शोबे में सरमायाकारी 25 साल पहले के मुकाबले में भी कम है। ये इस वक्त आपकी मईशत की हालत है। ये बार बार सरमायाकारी की बात करते हैं जी, वो वफ्द आ गया, वो वफ्द आ गया, फलाना इनिशिएटिव आ गया, फलाना MOU साइन हो गया, लेकिन इस वक्त 25 साल की कम तरीन सतह पे है आपकी सरमायाकारी का लेवल। ना सरमायाकारी आ रही है, ना मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, ना ही जो तरक्की है उसमें कोई बेहतरी आ रही है। और जो तरक्की की चीजें बात की जाती हैं उससे आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा। मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल है ना आमदनी में इजाफा कर सकता है, और वजीर खजाना और हुकूमत जो है वो रिफॉर्म्स करने में नाकाम हुए हैं, ना गुर्बत में कमी आई है। ये सारी चीजें कल जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। GDP ग्रोथ देखी जाए तो गुज़िश्ता 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल रहे हैं। ये जनाब कल एक जियो न्यूज के प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात हुई। वैसे पहले तो LNG के ऊपर बड़ी बातें होती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से बस खबर मानिका के इंटरव्यू हो रहे हैं, दीगर चीजें हो रही हैं। अब ये जो मईशत के हवाले से अब जो है मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें आ रही हैं, ये बातें तो 2 साल से क्लियर हैं कि मईशत की सिमत दुरुस्त नहीं है, सरमायाकारी नहीं आ रही, GDP की जो ग्रोथ है वो भी हमारे सामने है। अब इसके ऊपर बातें हो रही हैं, ये बातें तो बड़ी पहले हो जानी चाहिए थी। अब जब दबाव पड़ रहा है तो कोई टमाटर पे बात कर रहा है, कोई उस चीज पे बात कर रहा है। भाई अवाम तो 3 साल से इस मईशत को जो है भुगत रही है। मईशत में कितनी बेहतरी आई है, कितनी बेहतरी नहीं आई। जो रेमिटेंसेस बढ़ने की बात होती है कि जी बाहर से जो तरसीलाते ज़र आ रहे हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद हो गया इस हुकूमत पे। और भाई जब मुल्क में रोजगार नहीं है, लोग बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने बाहर से ही पैसा भेजना है, उन्होंने अपने बच्चों को यहां पे भूखा तो नहीं मारना। तो उसकी वजह से तरसीलाते ज़र में इजाफा हो गया। लेकिन आपकी जो सरमायाकारी है उसमें कितना इजाफा हुआ है, कितनी आपकी बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, वो सबके सामने है। तो मईशत की जो हालत है, अब वो लोग जो हुकूमत को मसलसल सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी मजबूर हो गए ये बात कहने पे कि जनाब ना ग्रोथ हो रही है, ना सरमायाकारी आ रही है, और जो हुकूमती दावे हैं वो हकायक के मुनाफी लगते हैं। अच्छा जी, आखिर में मलाला की किताब के हवाले से ब्रीफली थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करता हूं। उस किताब का सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा है। उन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह भी दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि किताब के अंदर जिक्र है कि उन्होंने कोई नशा किया चर्स का या वीड का। उसके अलावा वालदैन के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है कि उनके ऊपर पता नहीं वो खर्चा करके तंग है या किस चीज के हवाले से। इसी तरह शादी से पहले रिलेशनशिप का भी उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारे लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन समझने की चीज ये है कि ये जो बुक है ये मलाला का एक प्रोडक्ट है। मलाला एक बड़ा प्रोडक्ट है, उसके आगे बाय प्रोडक्ट है। मलाला की जो भी PR होती है, जो चीजें भी होती हैं, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी होती है। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको माली नुकसान हो, या उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या उनकी जो वैसे पोजीशन है ग्लोबली उस पर कोई असर पड़े, कोई टिल्ट नजर आए। वो बड़ी न्यूट्रल सी पोजीशन रखते हैं। और जो उनकी मार्केट है, जिन लोगों ने ये किताब पढ़नी है, वो अपने वालिदैन की कितनी इज्जत करते हैं, वो नशे के हवाले से क्या बातें करते हैं, वो शादी से पहले क्या रिलेशनशिप रखते हैं, तो ये उस ऑडियंस को एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए किताब की पहले PR कैंपेन चलाई गई है और इन चीजों को हाईलाइट किया गया है ताकि लोग उसकी किताब खरीदें। तो वो एक प्रोडक्ट है, वो एक अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो कोई बेलौस किस्म की कोई
उस तरह की जिसे आप कह सकते हैं ना एक्टिविज्म, वो नहीं वो करती जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग करती है। उसको भी तो नुकसान हो सकता है। वो चली गई, जनाब उसने कहा कि मैं फलस्तीनियों के साथ खड़ी होंगी, वो एनवायरमेंट पे बात करती है, वो एक पोजीशन लेती है। मलाला की तो बड़ी मिडिल में पोजीशन होती है, हाँ रह के घूम फिर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो बेचारे हमारे जैसे ममालिक हैं उनके ऊपर वो तनकीद कर देंगी, उनकी हुकूमतों पे वो तनकीद कर देंगी। इसराइल ने जो बच्चे मार दिए, वहां पे कितने अरसे से स्कूल बंद हैं, उसके खिलाफ क्या कोई उन्होंने जुलूस लीड किया? लंदन में तो इतने बड़े बड़े जुलूस हुए, कितने जुलूसों में उन्होंने शिरकत की, यूरोप में कितने उन्होंने जलसों में शिरकत की। तो वो एक जो जिसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के तहत उनकी जो पीआर कैंपेन है वो चलती है, और फिर उसी के तहत ये सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके वो लॉन्च किए जाते हैं। और ये जो किताब है उनका एक प्रोडक्ट है, उसको उन्होंने बेचना है, तो उसके लिए ये सारी बातें हो रही हैं। बाकी मलाला का जो राइज था, सवात में जो ऑपरेशन हुआ, उस जमाने में वो कोई डायरी लिखती थी, वो डायरी बीबीसी उर्दू में छपती थी। अब तो मेरे ख्याल में पता नहीं वो बीबीसी उर्दू को भी आखिरी टाइम उन्होंने कब इंटरव्यू दिया होगा। अब तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी शायद पीआर कंपनी से डील करना पड़ता है। इस तरह भी माजी के अंदर जब उनको अप्रोच करने की कोशिश की जाती थी तो कहा जाता था कि वो लोग जो ही उनसे डील कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लें, वो कंपनी सारे मामले को देख रही है। ऑब्वियसली जब बंदा इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो तो फिर आपको ये सारी चीजें जो है उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज तो करना होता है। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था कि वो डायरी लिखती थी, वैसे इसी तरह की एक डायरी जो है ना दूसरी जंग अजीम में गालिबन हॉलैंड में एक यहूदी बच्ची थी, वो भी लिखती थी, उसकी डायरीज भी बड़ी मशहूर थी। और फिर ये मलाला के जहन में भी यकीनन खुद ही ये आइडिया आया होगा और खुद ही उन्होंने ये डायरीज लिखी होंगी, और फिर वो डायरीज बीबीसी तक पहुंची और फिर उस जमाने में ये छापी गई। गालिबन उस जमाने में बीबीसी उर्दू के एडिटर मोहम्मद हनीफ साहब थे जब ये मलाला की डायरी छपती थी, और वहां से उनको ये फेम मिला। फिर उनके ऊपर एक हमला भी हुआ और फिर उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनको कोई गोली नहीं लगी, वो सरासर गलत बात है। यकीनन वो जख्मी हुई थी, बर्मिंघम के अस्पताल में उनका इलाज होता रहा। वहां पे जो लोग उस सारे प्रोसेस से मुंसलिक थे, जो अस्पताल के अंदर जराए थे, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी हुई थी, और ये मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूं कि मलाला साहिबा के ऊपर कातलाना हमला जो हुआ था उसमें उनको गोली वगैरह लगी थी। लेकिन बाकी जो उनकी ये किताब हो गई, दीगर मामलात हो गए, वो बड़ा बैलेंस किस्म का काम करती हैं। वो मगरिब को अपसेट करने वाली कोई बात नहीं करती, बल्कि मगरिब को जो चीजें अपील करती हैं, वो जो उनकी लार्जर ऑडियंस है, जहां से उनको वो ये सारी देखे ना। पाकिस्तान के अंदर उनको क्या मिला? पाकिस्तान के अंदर तो वो बेचारी स्कूल भी नहीं जा सकती थी, उसका तो स्कूल भी बंद था। ये फेम, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ तो मगरिब से मिला है। तो मगरिबी उस निजाम के खिलाफ तो वो बात नहीं करेंगी जब वो निजाम फलस्तीनियों के पीछे खड़ा नहीं होता या किसी और के पीछे खड़ा नहीं होता। तो हर किसी की अपनी सोच है, अपनी लाइफ है, वो जो मर्जी करें। हम कौन होते हैं ये कहने वाले? हाँ, कुछ लोग होते हैं वो पोजीशन लेते हैं, जैसे ग्रेटा थनबर्ग है, बच्ची है, और जो उसने पोजीशन ली उससे बहुत सारे लोग अपसेट भी होंगे, और आप देखेंगे कि ग्रेटा को आगे जाके हो सकता है उसका नुकसान भी हो, उसको कैंसिल किया जाए, मुख्तलिफ हुकूमतें कहें जी हमारे मुल्क में वो ये नहीं आएगी। लेकिन मलाला कभी भी ऐसी पोजीशन नहीं लेती जिससे जो है मगरिब कोई बड़े पैमाने पे अपसेट हो। हाँ, जो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस हवाले से उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि यहां पे जो ख्वातीन के साथ हो रहा है और जो ख्वातीन को स्कूल नहीं जाने दिया जाता वो गलत है। और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। अफगानिस्तान के अंदर भी ख्वातीन की एजुकेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर भी जिन इलाकों में ये इस तरह की कोई रुकावटें हैं तो वो दूर होनी चाहिए। तो इस लेवल पे जो वो काम करती हैं उसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है, जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि औरतों की तालीम जो है वो पूरे मुआशरे के लिए जरूरी होती है। एक जो खातून है वो पूरे घर को, पूरे घराने को एजुकेट करती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।